Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to solve the previous year question of Indian Economic Services, General Economics Paper 1. Okay? आइए इसका जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 का क्वेश्चन है ये हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। मेरे को ये नहीं पता ये किस ईयर का है, आप चेक कर लेना। सो क्वेश्चन में पहले पार्ट ए में पूछा गया है, आपको एक डिमांड फंक्शन गिवन है। आपको पूछा गया है कि पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा क्या इंप्लाई करते हैं, एंड अगर आप इनका सम करोगे तो वो उसका मीनिंग क्या रहेगा, आपको इंटरप्रेट करना है आपका रिजल्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आपको एक यूटिलिटी फंक्शन गिवन है ये, एंड आपको बजट कंस्ट्रेंट गिवन है। आपको मैक्सिमाइज करना है यूटिलिटी को, एंड आपको डिमांड फंक्शन डिराइव करना है फॉर x1 एंड x2। ओके, एंड आपको इंटरप्रेट करना है आपका रिजल्ट। सोल्व करते हैं। So part A, you have been given a demand function Q is equals to क्या है A प्राइस अल्फा y बीटा। ओके, ये आपका डिमांड फंक्शन गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बताया गया है आपको वेयर P जो है प्राइस है, Y जो है इनकम है। ओके, ये कॉब्रोग्लस टाइप डिमांड फंक्शन है, टाइप डिमांड फंक्शन। ओके, एंड अल्फा एंड बीटा आर द पैरामीटर्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले आपको ये बताना है कि अल्फा एंड बीटा क्या इंप्लाई करते हैं, एंड व्हाट इज द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, तो आप लोग इसके लिए नॉर्मली यहाँ पे अगर प्राइस के ऊपर जो पैरामीटर दिया है वो है अल्फा एंड वाई का पैरामीटर है बीटा, सो ये आपके इलास्टिसिटी डिस्क्राइब करते हैं। आपका अल्फा डिस्क्राइब्स द, लेट मी यूज डिफरेंट कलर फर्स्ट इन लाइक एक लेमन टर्म्स में आपको अल्फा से पता चलता है, ये बताता है शेयर ऑफ प्राइसेस इन ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, नॉर्मली लाइक इन जनरल हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी, लेट्स से क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड इनकम, राइट। तो हमारे पास एक फंक्शनल फॉर्म के बने जहां पर प्राइस है, वही अल्फा डिपिक्ट कर रहा है शेयर ऑफ प्राइस इन ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड, एंड बीटा डिपिक्ट कर रहा है शेयर ऑफ इनकम इन ओवरऑल क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज, अलग है, if prices or price if price changed by 1 unit quantity demanded, that is Q, यहाँ पे P will change by alpha times और alpha unit। आपके पास अल्फा का वैल्यू गिवन नहीं है, अल्फा कैन बी 0.2, 0.4, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर आप प्राइस में एक यूनिट से चेंज करते हो तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज बाय अल्फा यूनिट्स। ओके, यह है इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्राइस इन अ टोटल क्वांटिटी डिमांडेड। एंड सिमिलरली इफ यू चेंज लाइक इफ इनकम, जो कि वाई से डिनोट की गई है, चेंज्ड बाय 1 unit quantity demanded Q will change by beta unit. Okay, so in a way they are also representing the
Elasticity with alpha depicts the price elasticity of demand, and beta depicts the income elasticity of demand. आप इसे चेक भी कर सकते हो whether they represents the elasticity with respect to demand or not. Okay, so as we know हम लोग इसको E से डिनोट करते हैं, E and P, E और Y. Okay, so price elasticity of demand हमको इस तरीके से लिखेंगे, change in quantity demanded as a result of change in price into original price, original quantity, इस तरीके से. तो हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है फ्रॉम आवर गिवन डिमांड फंक्शन Q is equals to A P अल्फा Y बीटा. ओके, तो ये क्या है, डेल Q बाई डेल P, दैट चेंज इन Q एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन P. तो हमें P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेंगे. तो अल्फा आगे आएगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. अल्फा आगे आएगा, प्राइस अल्फा माइनस वन, ए बाई बीटा एज इट इज रहेगा. सो यू विल गेट अल्फा पी अल्फा इंटू पी माइनस वन, ए आगे ही रखो आप, ए वाई बीटा. तो आपको ये डेल क्यू बाई डेल पी का एक्सप्रेशन मिल गया, राइट. आप इसे पुट कर सकते हो यहाँ पे, दैट ए इंटू अल्फा प्राइस एंड अल्फा का पावर प्राइस माइनस वन बीटा, सो वाई बीटा. ओके, ये आपका एक्सप्रेशन ये आ गया. ओके, नाउ अभी आपको प्राइस पी है, क्यू का क्या गिवन है, ए पी अल्फा बाई बीटा. ओके, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, मैं डिफरेंट. ओके, ए से कैंसिल आउट हो गया, पी अल्फा से पी अल्फा कैंसिल, वाई बीटा से वाई बीटा कैंसिल आउट हो गया. यू विल लेफ्ट आउट विद दिस टर्म p माइनस वन p. तो p माइनस वन को आप नीचे लेके जाओगे तो इस तरीके से हो जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो गया, यू विल गेट वन. ओके, सो सॉरी, यू विल गेट, यहाँ पे आपके पास अल्फा भी रह गया, अल्फा, तो यू विल गेट अल्फा. तो प्राइस इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिमांड इज इक्वल्स टू अल्फा. तो ये बताता है 1% चेंज इन, इसका इंटरप्रिटेशन है कि अल्फा और बीटा क्या इंटरप्रेट करते हैं. सो 1% चेंज इन प्राइस विल रिजल्ट इन alpha percent change in Q. This is the interpretation with respect to alpha. Okay, alpha का आपका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी. ओके, अभी देखते हैं फॉर रिस्पेक्ट टू इनकम. अभी आपको इनकम मिला कैसे लिख सकते हो, ये y इज इक्वल्स टू चेंज इन y, change in Q as a result of change in y, that is change in quantity demanded as a result of change in income divided by q. आपका अगेन Q क्या गिवन है, A P अल्फा बाई बीटा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. अब आपको Q को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारी टर्म एज इट इज रहेंगे. यू विल गेट y A P अल्फा एज इट इज रहेगा, y बीटा माइनस वन. ओके, आप यहाँ रखो इसको वैल्यू को, बीटा A P अल्फा y बीटा एंड y माइनस वन एंड y q आपका गिवन है a अल्फा y बीटा. ओके, a से आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर, a से a कैंसिल आउट हो गया, p अल्फा से p अल्फा, y बीटा से y बीटा, एंड यू लेफ्ट विद बीटा y माइनस वन इंटू y. ये इनवर्स में जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, y y y, y से y कैंसिल,
and you left out with beta. So this is the income elasticity. Sorry. So your beta represents the income elasticity. Okay. So what is the interpretation for this? 1% change in Y, your income, will result in beta percent change in Q. Okay. So in short, your alpha and beta represents the individual share in the quantity demanded. Okay. Alpha is the share of price, beta is the share of your income. Okay. Now अभी सेकंड पूछा है कि अगर इन दोनों को सम किया जाए तो उसका मीनिंग क्या है. ओके. अल्फा एंड बीटा ये पैरामीटर बता रहे हैं इंडिविजुअल शेयर ऑफ प्राइसेस एंड इनकम इन द टोटल क्वांटिटी डिमांडेड. ओके. अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल शेयर. राइट. तो इनका सम क्या होगा? टोटल शेयर ऑफ प्राइस एंड इनकम. आप चेंज बोल सकते हो. टोटल शेयर ऑफ प्राइस एंड इनकम चेंज ऑन क्वांटिटी डिमांडेड क्यू. राइट. So like let's say alpha is equals to 0.5 and your beta is equals to 0.5. Okay. आप इसे ऐड करोगे you will get 0.5 plus 0.5 you will get 1. तो आपको ये बताता है कि अगर आप 1% चेंज करोगे आपके प्राइस एंड इनकम में that will leads to the 1% change in your quantity demanded. ओके. तो इसका फर्दर इंटरप्रिटेशन करते हैं. इसके केसेस बनेंगे. 1 अगर आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स ये डिमांड फंक्शन है होमोजेनस ऑफ डिग्री 0. कि अगर आप प्राइस और इनकम दोनों एक यूनिट से बढ़ाते हो, प्राइस भी आपने 2 यूनिट से बढ़ाया एंड इनकम भी 2 यूनिट से बढ़ाया, देन यू विल गेट नो चेंज इन योर क्यू. ओके. if alpha plus beta is equal to 0. Second, if your alpha plus beta is equals to 1, then this represents the constant returns. Constant returns. That means 1% change in P and Y, your income, will result in 1% change in Q. Okay. Third, alpha plus beta 1. If they are greater than 1, ये बता रहा है increasing returns. That is 1% change in P and Y. If you increase price and income by 1%, your quantity demanded will rise more than by 1%. Okay. More than by 1%. Okay. Fourth, if alpha plus beta is lesser than 1, then there is a decreasing returns. That means आप 1% से change करोगे in P and Y. यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो more than 1% in case of increasing returns. यहाँ पे less than 1% change in Q. Okay. So आपका sum of alpha and beta represents the returns, the total share of price and income and the quantity demanded or the change in quantity demanded. Okay. So these are the 4 scenarios for their sum. And alpha and beta, they are the parameters. They represent individually the share of prices and income respectively. Alpha is the share of price,
or you can say the share of change in price and the quantity demanded, and beta is the share of change in income on the quantity demanded. Okay, and जब आप combine कर दोगे that will represent the total share. Okay, so this is an interpretation or answer for part A. Now let's check for part B. part B में क्या पूछा गया है आपसे? आपको ये यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, बजट फंक्शन है, आपको डिमांड फंक्शन डिराइव करने हैं, एंड आपको इंटरप्रेट करना है, आपके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है. ओके, so for part B you have been given this utility function log x1 plus x2, ये आपका x1 p2 x2, ये बजट फंक्शन है, ये यूटिलिटी फंक्शन है. मैंने आपको बताया था ये किस टाइप का यूटिलिटी फंक्शन है. ये लीनियर फंक्शन है, ये नॉन लीनियर फंक्शन है. दैट मीन्स ये क्वासी लीनियर है. ओके, दिस इज द क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन. क्वासी लीनियर. आपको फर्दर इसके डिटेल में जानना है तो मैंने इन सब पे दो दो तीन तीन वीडियोस बना के रखे हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एकदम सिंपल तरीके से आप देख सकते हो. ये है बजट फंक्शन. ओके, आपको डिराइव करना है x1 स्टार एंड x2 स्टार. ओके, so again in order to derive x1 star and x2 star आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. दैट इज MRF is equals to mu x2 is equals to p1 by p2. Okay, so your mu x1 is a partial derivative of u with respect to x1. सॉल्व करते हैं. As I've already told you, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x. ओके, ये आपको याद रखना है. log x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे log अगर y है तो 1 by y हो जाएगा. ओके, तो log के साथ जो भी वैल्यू है उसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो उसका उल्टा हो जाएगा. x का 1 by x, y का 1 by y. यहाँ पे अगर t होता तो 1 by t. ओके, तो हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यू विल गेट 1 by x. क्योंकि ये लीनियर क्वासी लीनियर टाइप का फंक्शन है, प्लस में है तो x2 0 हो जाएगा, एंड log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, तो ये 1 by x1. ओके, नाउ फॉर mu x2 which is a partial derivative of u with respect to x2. तो यहाँ पे क्या x2 है, इसका पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यू विल लेफ्ट आउट विद 1. ओके, अब इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में पुट करते हैं. सो यू विल गेट mu x1 as 1 by x1 divided by 1 is equals to p1 p2. Okay, so you will get 1 by x1 is equals to p1 by p2, and इसको x1 के टर्म्स में लिखेंगे, you will get x1 is equals to p2 by p1. So this is our equation 1 or demand function for x1. Now put x1 into budget function. p1 x1 का वैल्यू है हमारे पास p2 by p1, ये है p2 into x2. ओके, p1 से p1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल लेफ्ट आउट विद p2 प्लस p2 into x2. p2 कॉमन है, लेफ्ट 1 प्लस x2. आपको x2 का जो है डिमांड फंक्शन डिराइव करना है, तो आप x2 के रिस्पेक्ट में लिखोगे इसको. तब इसको इन जनरल आप ये सेकंड स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो, कंफ्यूजन ना हो आपको. आपको x2 के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो p2 इधर जाएगा. सो p2 x2 is equals to m minus p2. So x2 is equals to m minus p2 divided by p2. ओके, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x2 is equals to m by p2 minus p2 by p2. सो ये हो जाएगा 1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट 1. ओके, सो दिस इज द डिमांड फंक्शन फॉर गुड x2.
ओके। x2 का डिमांड फंक्शन ये है और ये है x1 का डिमांड फंक्शन। तो जो है क्वासी लीनियर टाइप के जो फंक्शंस रहते हैं वहां पे ये रहता है, ये लीनियर वाले केस में है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर गुड की यूटिलिटी ज्यादा है, लीनियर है लाइक इस तरीके से। लीनियर फंक्शंस क्या बताते हैं, ये दोनों गुड्स हैं, लाइक इन आर केस गुड x1 एंड गुड x2 दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। ओके, लिनियरिटी ये बताती है अगर आपकी कंडीशन इस तरीके से है P1 बाई P2, दैट मीन्स आपको गुड एक्स के कंजम्पशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं तो आप ओनली गुड एक्स का कंजम्पशन करोगे, राइट। बट इस वाले केस में क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन, जब तक आपकी इनकम जो है, अगर आपकी इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ P2, हम नाउ पुट करो m इज इक्वल्स टू P2, देन व्हाट यू विल गेट, x2 इज इक्वल्स टू P2 बाई P2 माइनस 1। सो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आपको इंटरप्रेट भी करना है तो इसका इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी इनकम आपके गुड एक्स, जो गुड एक्स x2 है ना, इसके प्राइसेस P2 के इक्वल होगी, देन यू आर कंज्यूमिंग 0 यूनिट्स ऑफ दिस। ओके, एंड अंटिल देन आप ओनली यू आर कंज्यूमिंग ओनली गुड x1। सो यहाँ पे दो तीन तीन सिनेरियो बनेंगे। फर्स्ट केस वेयर योर इनकम इज लेस देन, दो सिनेरियो बनेंगे, योर इनकम इज लेस देन और इक्वल टू P2। इन दिस केस यू आर नॉट कंज्यूमिंग एनी यूनिट्स ऑफ x2, बिकॉज इस केस में आपको x2 का जो वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। ओके, नो x, और यू कैन से x इज इक्वल टू 0। अगर आप x2 का कंजम्पशन 0 कर रहे हो, एक भी यूनिट आप x का कंज्यूम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी इनकम पॉजिटिव है एंड आपको मैक्सिमाइज करना है अपना यूटिलिटी, दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग योर गिवन इनकम ऑन x1, राइट। आपके पास एक ही ऑप्शन लेफ्ट है, देन x1 इज इक्वल्स टू m बाई P1, ये आपका डिमांड फंक्शन रहेगा। ओके, फॉर x1। सेकेंड, when m is greater than P2, in this case you are consuming only and only x2। okay, you are not at all consuming x1। so इस सिनेरियो में आपका x1 is equals to 0 and you are consuming only x2। तो इसका लाइक इकोनॉमिक और सिंपल मीनिंग ये है कि मतलब यहाँ पे दो गुड्स हैं, बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो आपकी इनकम पॉजिटिव होती है लेकिन स्टिल आप उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इनकम उनके इक्वल नहीं है। आपको कुछ भी लेट से आपकी इनकम है 100 रुपए एंड आपको कोई गुड एक्स, यहाँ पे जो गुड x2 है उसका जो प्राइस है वो है 110 रुपए, तो आपके पास इनकम पॉजिटिव है लेकिन आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उसके प्राइस ज्यादा है आपकी इनकम से। तो आपकी इनकम है लेस देन P2, तो आप कंज्यूम नहीं कर सकते उसको, लेकिन आपको अपनी इनकम जो है स्पेंड करनी है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है गुड x1। तो आप पूरा इनकम कहाँ स्पेंड कर रहे हो, गुड x1 पे। ओके, आप x2 बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो। इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, सिंपल इंटरप्रिटेशन यही है। एंड फिर क्या हुआ कि नाउ आपकी इनकम क्या है, नाउ अगर आपकी इनकम होगी सपोज 120 और 110 एंड प्राइसेस भी 110 थे, तो नाउ यू आर कंज्यूमिंग x2 ओनली। आप x1 उससे पहले इसमें कंज्यूम कर रहे थे क्योंकि आपके आपके पास उतनी इनकम ही नहीं थी कि आप उसे अफोर्ड कर पाओ, लेकिन अब आपकी इनकम ज्यादा है, अब आप उसे अफोर्ड कर सकते हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम x1। रीजन क्या है, बिकॉज x1 एंड x2 आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। जब भी सब्स्टिट्यूट होते हैं तो उस केस में आपको अगर एक पर्टिकुलर गुड से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो आप उसी गुड को कंज्यूम करते हो। ओके, ये क्वासी लीनियर टाइप यूटिलिटी फंक्शन है। तो जब भी आपकी इनकम लेस देन प्राइस ऑफ गुड x2 से कम रहेगी तो आप केवल गुड x1 कंज्यूम करोगे। जब भी आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी x2 के प्राइसेस से तो फिर आप x2 ही कंज्यूम करोगे ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel
where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.